हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग जो है कि भारत के भौतिक प्रदेश में पठार पढ़ रहे थे। पठार के अंतर्गत हमने उसको 5 भागों में बांटे थे, जिसमें से 3 भाग हम लोग देख चुके थे। अब हमें जो देखना है वो देखना है दक्कन का पठार और उसके बाद दक्षिण भारत के पर्वतीय मतलब पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से आज दोनों को देख लेते हैं हम लोग। पहला जो है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। पहले आइए हम एक संरचना बनाते हैं। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा। तो हम एक संरचना बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह का संरचना होगा। ठीक है, तो दक्कन का पठार, ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये ठीक है। एक मिनट, ये देखिएगा। ठीक है, तो अब जो है कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये वाला जो है ना, ये यहाँ से ये इतना इधर, ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका पड़ेगा क्या? ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र। इधर क्या पड़ेगा आपका? तेलंगाना। ठीक है, और ये जो नीचे बचेगा ये वाला क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, ये देखिएगा, ये इधर तक फैला हुआ होगा ये क्षेत्र, ये लगभग यहाँ तक फैला हुआ होगा। ठीक है, तो ये कुछ भाग गुजरात में भी जाएगा इसका, ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है आपका महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, तो आइए, तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। दक्कन का पठार जो है कि 3 भागों में विभाजित हुआ। पहला हुआ आपका महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना और तीसरा जो हुआ आपका कर्नाटक का पठार। ठीक है, पठार एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक महाराष्ट्र का पठार है और दूसरा कर्नाटक का पठार है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो महाराष्ट्र के पठार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, दक्कन का पठार जो है इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन का पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन का ट्रैप, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, ट्रैप का मतलब होता है ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी नुमा आकृति। ठीक है, तो दक्कन का जो ट्रैप है, आइए उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में। तो सीढ़ी नुमा आकृति कुछ इस तरह, सीढ़ी का आकृति कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आकृति बनेगा ना, ये सीढ़ी नुमा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं
राष्ट्र का पठार ना, इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का मतलब सीढ़ीनुमा आकृति। अब देखिएगा, महाराष्ट्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया होने के कारण, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होने के कारण, ज्वालामुखी मान लीजिए जैसे ये जो है कि आपका क्षेत्र है, यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया होने वाली है, तो यहाँ इसके अंदर तरल पदार्थ मैग्मा वैग्मा होता है। तो मैग्मा जो है कि जब ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी तो उद्गार के स्वरूप ये धरातल पे आके ऐसे बिखर जाएगा, ठीक है। जब ये धरातल पे बिखर जाएगा तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? लावा, ठीक है, लावा इसको नाम दिया जाएगा। जब धरातल पे बिखर जाएगा तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? लावा नाम दिया जाएगा। तो जब ये लावा सतह पर जो है कि निकल के आएगा, उसके बाद धीरे धीरे जब ठंडा हो जाएगा, ये लावा जब ठंडा होगा तो इससे चट्टान की उत्पत्ति होती है। इससे जो चट्टान बनेगा, कौन सा चट्टान होगा आपका? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। तो इससे जो, हालांकि दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का जो पठार है, इसका विस्तार कुछ गुजरात के क्षेत्र में भी है और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, लेकिन फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार जो है इसका महाराष्ट्र में है, इसलिए इसको महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। तो अब कभी क्वेश्चन बनेगा दक्कन का पठार किस क्षेत्र में है, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन में महाराष्ट्र को ट्रिक करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हो गया। अब क्या होगा? इन चट्टानों में अपक्षय या अपवर्तन की क्रिया होगी। अब ये अपक्षय और अपवर्तन, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना, चट्टानें जो हैं टूटेंगी फूटेंगी, और अपवर्तन का मतलब होता है जो टूटेगी चट्टान तो इसके जो है कि टुकड़ों को जल वायु के माध्यम से इधर उधर जो बिखराव होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, इस क्रिया को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ जो मिट्टी होगी बनेगी, उसका मिट्टी का क्या नाम होगा? काली मृदा। हालांकि जो चट्टान होते हैं ना, इनको हम लोग मृदा का पिता कहते हैं, क्योंकि इन चट्टानों से ही इन मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टी कहें या मृदा कहें, इनका इन चट्टानों के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जब यहाँ काली मृदा पाई जाएगी तो इसमें कृषि जो होगी वो किसका होगा? कपास का, खट्टे फल और जो है कि खट्टे फल, और उसके बाद मूंगफली का, आपका मूंगफली, ठीक है। तो कपास उत्पादक प्रथम राज्य भारत का, सर्वाधिक कपास उत्पादक में प्रथम जो राज्य है आपका, वो कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र। उसके बाद जो है आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? महाराष्ट्र का पठार, यहाँ पे जो है कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूप मैग्मा जो है पृथ्वी पे आया, तो इसको क्या नाम दिया गया? लावा। लावा जब सतह पे आके धीरे धीरे ठंडा हो गया तो ये एक चट्टान का निर्माण हुआ। इससे जो लावा ठंडा हुआ, इससे एक चट्टान का निर्माण हुआ। उस चट्टान को क्या कहा गया? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान में अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? काली मृदा प्राप्त हुई। काली मृदा में कपास और खट्टे फल और मूंगफली की कृषि की जाएगी, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आपको यहीं पे 4 पहाड़ियाँ याद रखनी है। एक का नाम है सतमाला पहाड़ी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सतमाला। सतमाला के बाद अजंता, यहाँ चल नहीं रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं। अजंता,
बालाघाट, और उसके बाद जो हो जाएगा हरिश्चंद्र। ये सब क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, ठीक है। सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, अजंता की गुफा है, जानते हैं आप लोग, महाराष्ट्र में। ये अजंता की गुफा जो है अजंता पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी पे एक आपकी चोटी है। ठीक है, उस चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। इस चोटी का नाम है कलसूबाई चोटी। ठीक है, कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र का सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तेलंगाना का पठार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं बस उतना ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तेलंगाना का विस्तार। तो दक्कन का पठार जो है, दक्कन ट्रैप जो है, कहाँ था आपका? महाराष्ट्र क्षेत्र में था। ये किस क्षेत्र में हुआ? ये आपका तेलंगाना प्लस एपी का मतलब समझिएगा आंध्र प्रदेश। ये जो है तेलंगाना क्षेत्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ से आपकी दो नदियाँ निकलती हैं, देखिएगा। गोदावरी नदी और एक नदी निकलती है कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा दो नदी निकलती हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये जो है कि तेलंगाना का पठार से जो मृदा हमें प्राप्त होगी, वो कौन सी मृदा होगी? मृदा तो लाल मृदा की प्राप्ति होगी। ठीक है, और लाल मृदा जहाँ भी पाया जाएगा, आपको मैं बताया था कि वहाँ पे मोटे अनाजों का, मोटे अनाज की कृषि होगी। मोटे अनाज में आपको बताया था दो फसलें, एक दलहन और दूसरा तिलहन। बस, अब इससे ज़्यादा ये इसमें कुछ है नहीं, और ये बहुत विशेष पूछा भी नहीं जाता, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कर्नाटक के पठार पे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक का पठार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। ये देखिएगा, ये वाला क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र जो है आपका कर्नाटक है, और मैं बताया था, इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, यहीं से ऐसे होके पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ कुछ हैं, ऐसे पश्चिमी घाट बनाती हैं। तो कर्नाटक में आपका एक पर्वत बताया था, ये देखिए ऐसे है ना। इस पर्वत को क्या नाम दिया था मैं? बाबा बुदान पर्वत। ठीक है, बाबा बुदान पर्वत है। ठीक है, तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब देखिए इसके इधर, इस पहाड़, इस ये जो पहाड़, ये जो पर्वत है, इसके इधर क्या भाग तो ईस्ट, इसके इधर के भाग को वेस्ट। तो इधर वाला जो भाग है ये पूरा रहेगा। इधर वाले भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं? मैसूर का पठार। ठीक है, और इधर वाला भाग को बंगलुरु का पठार या बंगलौर का पठार।
बंगलौर का पठार। ठीक है, अब आइए, डायग्राम सिर्फ बनाने के लिए बताया था, अब आइए इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। इधर देखिएगा कर्नाटक का पठार, तो बीच में आपका बाबा बुदान पर्वत है। ठीक है, इसके ईस्ट में आपका क्या है, मैसूर का पठार, मैसूर का पठार है। इसके ईस्ट में जो है कि मैसूर का पठार है, उसके इधर वेस्ट में, पश्चिम में आपको बताए हैं बंगलौर का पठार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आइए, ये बाबा बुदान जो पर्वत है, इस पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी जो बाबा बुदान पर्वत है, इस चोटी का नाम है कुद्रे मुख चोटी। बाबा बुदान पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ये, बाबा बुदान पर्वत की ये सर्वोच्च चोटी है। और बाबा बुदान जो पर्वत है कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। सर्वप्रथम कर्नाटक में जो है कि यहाँ पे जो चट्टानें मिली थी धारवाड़ जिले में, धारवाड़ जिले में जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है कि खनिज की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे किस किस खनिज की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पे जो खनिज प्राप्त होगा वो खनिज होगा आपका लौह अयस्क। ठीक है, तो लौह अयस्क की यहाँ से इस पर बाबा बुदान पर्वत क्षेत्र से जो है कि लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब उसके बाद आइए यहाँ मैसूर का पठार, मैसूर के पठार में यहीं पे एक जगह है श्रावण बेल गोला, इसको आपको याद रखना है, ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था यहीं पे अपने शरीर का आत्मदाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, यहाँ तक बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिएगा आगे बढ़े, अब मिटाते हैं इसको। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाए जाने के कारण यहाँ पे जब चट्टान पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा चट्टानों को कई भागों में बांटा गया है, 6 भागों में लगभग। धारवाड़ क्रम की, आर्यन क्रम की, ऐसे ऐसे करके कई चट्टानों को कई प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, उसको जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पे कवर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बस इतना जानते रहिए धारवाड़ क्रम से जो है खनिज की प्राप्ति होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। एक डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, समझिएगा। ठीक है, ये वाला भाग हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, ये वाला भाग आपका हो जाएगा TM का मतलब तमिलनाडु, और ये वाला भाग जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला जो भाग हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में देखिएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 को हमें देखना है। ठीक है, तो आइए इनको क्रम से देख लेते हैं हम लोग। ये जो देखिएगा ये वाला भाग था ना, यहाँ पे ये केरल था, यह तमिलनाडु, यहाँ कर्नाटक, ये कर्नाटक वाला भाग है। तो रुक जाइए, इसको सही से बना देता हूँ।
ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, नीलगिरी। उसके बाद अन्नामलाई। उसके बाद यहाँ पे एक है कार्डमम। और फिर यहाँ पे एक पर्वत है उसका नाम है पालिनी। ठीक है, इन्हीं 4 पर्वतों का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। आइए इसके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी। उसके बाद क्या बताए थे, अन्नामलाई। उसके बाद क्या होता है, कार्डमम। उसके बाद जो लास्ट आपका होगा पालिनी। ठीक है, पर्वत कर लीजिए, पहाड़ी कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि नीलगिरी जो पर्वत है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। नीलगिरी का विस्तार मैक्सिमम बुकों में जो है कि केरल प्लस तमिलनाडु, इन्हीं 2 राज्यों में माना जाता है। लेकिन कुछ और मार्केट में बुक अवेलेबल है जिसमें कर्नाटक को भी शामिल किया गया है। कर्नाटक। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आंसर ये दोनों नहीं दे सकता, या तो सिर्फ यही दोनों देगा या तो इन तीनों को समाहित करके देगा। तो जो भी ऑप्शन दे रहे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर केरल प्लस तमिलनाडु ऑप्शन में रहेगा तो इसको ही सही करिएगा, और तीनों है इसको भी करेगा। नीलगिरी पर्वत, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है नीलगिरी पर्वत किन 2 राज्यों में मतलब स्थित है, तो ये ऑप्शन आपका सही ये हो जाएगा। अगर 2 राज्यों में पूछा है, अगर ऐसा पूछा है नीलगिरी पर्वत जो है कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों में स्थित है, अगर ऑप्शन में ये तीनों दिख जाए एक साथ तो इसको भी सही कर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए उसके नीचे, ये अन्नामलाई और ये कार्डमम, ये जो है ये आपके पूर्ण रूप से केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और देखिएगा ये जो पालनी पर्वत है ये आपका सीधे सीधे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो आइए पहले नीलगिरी देखते हैं। नीलगिरी पर्वत। ठीक है, विस्तार तो बता ही दिए इसका कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर आपकी एक चोटी पड़ती है, पहले इसको जान लीजिएगा। चोटी जिसको हम लोग शिखर कहते हैं, किसी भी पहाड़ी या किसी भी पर्वत की जो ऊंची चोट, जो सबसे ऊंचा होता है उसको हम लोग शिखर कहते हैं या चोटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी दोड़ा बेटा चोटी होगी। ठीक है, बात होती है ये किस राज्य में होगी, तो ये जिस राज्य में होगी उस राज्य का नाम होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये दोड़ा बेटा जो चोटी है वो पूर्ण रूप से जो है कि तमिलनाडु में स्थित होगा। ठीक है, यहीं पे नीलगिरी पर्वत पे ही आपका एक स्थान है, जानते हैं नीलगिरी जो पर्वत है इसी पे एक आपका स्थान है जिसका नाम है ऊटी ऊटक मंगलम। ठीक है, ये जो स्थान है इस स्थान का नाम पर्यटक स्थल है। ठीक है, पर्यटक स्थल है, तो आप समझ रहे होंगे।
कि यहाँ पे क्या होता होगा, पर्यटक आते हैं दूर दूर से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक और चीज़, देखिएगा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का जो क्षेत्र है ना, उसको शांत क्षेत्र भी कहते हैं। शांत, शांत मतलब बहुत शांति यहाँ रहती है। शांति, शांत क्षेत्र का मतलब है साइलेंट वैली, मतलब शांत घाटी भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये वाला भाग है ना, ठीक है, ये वाला भाग है, ये इधर देखिएगा, यहाँ पर्वत है। ठीक है, अब देखिए इधर से जब मानसून बनता है ना, ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ टकरा कर नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम पहाड़ियों से टकरा कर यहाँ पे घना घोर वर्षा कर देता है। ठीक है, यही वर्षा होने के कारण यहाँ पे वनस्पतियों का विकास हो जाता है। वनस्पतियों का विकास हो जाता है, अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे वनस्पतियाँ उग जाती हैं। यहाँ पे जो है कि मानव जा नहीं पाता है, इतनी वनस्पतियाँ हो जाती हैं यहाँ पे, इतनी सघन वनस्पतियाँ हो जाती हैं कि यहाँ पे कोई जल्दी जा नहीं पाता है। ठीक है, इस वजह से इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं। शांत क्षेत्र, अब बात आता है ये किस राज्य में पड़ेगा, किसी न किसी राज्य में पड़ेगा ही। तो ये जिस राज्य में पड़ेगा उस राज्य का नाम आपका हो जाएगा केरल। ये जो पड़ेगा केरल राज्य में आपका पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऊटी डोडा बेटा जो चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की। लेकिन दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। डोडा बेटा जो चोटी है नीलगिरी पर्वत पर स्थित, अगर नीलगिरी पर्वत के हिसाब से देखा जाए डोडा बेटा चोटी जो है, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तमिलनाडु की, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ TM मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी तमिलनाडु की। लेकिन दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं हम लोग, अन्नामलाई को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया, तो मिटाते हैं इसको। आइए अन्नामलाई देख लेते हैं। अन्नामलाई पर्वत, बताए थे अन्नामलाई का विस्तार जो है कि 2 राज्यों में होगा विस्तार, केरल और तमिलनाडु। पूर्ण रूप से ये 2 ही राज्य में होगा ही। ठीक है, तो अब यहीं पे एक सबसे ऊंची चोटी आपकी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, इसका नाम क्या होगा, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है एक चोटी है यहाँ पे। ठीक है, अनाईमुड़ी चोटी है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अनाईमुड़ी। ये चोटी, अब बात आती है ये किस राज्य में पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा या केरल में। तो ये जो चोटी है आपका केरल राज्य में पड़ेगा। ठीक है, केरल राज्य में पड़ेगा, तो ये केरल की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भी ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और बात आती है कि प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं किसको, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं किसको, दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दिए कभी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी बताइए, क्या बताएंगे, तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च जो चोटी होगी और अनाईमुड़ी होगी।
ठीक है। अन्नाईमुड़ी के बाद दूसरा जो है आपका तमिलनाडु में दोड़ा बेटा, ठीक है। बस यहीं पे आज आपका पठार समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा क्या पढ़ाते हैं इसके बाद। इसके बाद हो सके तो जलवायु आप लोगों को पढ़ाएं, ठीक है। नदी को लास्ट में रखेंगे, ठीक है। नदी लास्ट में आप लोगों को पढ़ा देंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।